अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। सबीन कुछ लेट है, लेट्स सी कब ज्वाइन करती है हमें। और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे क़िबला के तयन की। इस साल में 2 बार ऐसा मौका आता है कि जबकि सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होता है। इसकी डेट्स तकरीबन फिक्स्ड है, टाइम तकरीबन फिक्स्ड होता है। ये 15-16 जुलाई यानी कि इस दफ़ा की अगर हम बात करें, और इससे पहले मई में ये होता है 27-28 मई को। 27-28 मई को जब होता है तो 12:18 पर होता है सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक, और जब 15-16 जुलाई को होना हो तो 12:27 पर यह होता है, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखा जाए तो 2:27 पर होगा। और मुसलमान क़िबले की समत का दुरुस्त तयन कर सकते हैं, जो कि ज़ाहिर जब सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा तो यानी खाना काबा का कोई शेडो नहीं होगा किसी भी साइड पर, और सूरज को देखते हुए क़िबला का तयन करना खासा आसान रहता है। तो 12:27 पर आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। साल में 2 बार ये मौका आता है जब सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होता है, और उसकी वजह से क़िबले का तयन करना खासा आसान हो जाता है। और ये हमने सोचा कि सबसे पहले आपसे हम यही खबर शेयर करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। मौसम गर्म है, मौसम खुश्क है। हालांकि अब आजकल मानसून का स्पेल भी है, ऐसे में ज़ाहिर है जब बारिश होती है तो मौसम कुछ बेहतर हो जाता है, और बारिश से पहले एक हब्स का सिलसिला होता है। मानसून की जब हम बात करें तो इसका स्पेल चूँकि जारी है, और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, और आज और कल भी पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में दीगर इलाकों में भी बारिशें होंगी। कहाँ कहाँ कितनी बारिश होगी, मौसम कितना सख्त हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेट डिपार्टमेंट से सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सरदार सरफराज साहब, सबसे पहले मुझे अभी का बताइएगा कि आज और कल मौसम कैसा रहेगा। जब हम पंजाब की बात तो कर रहे हैं कि बारिशें होंगी, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें कहाँ पर स्पेल ज़्यादा होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो वैसे जैसे आपने जिक्र किया, मानसून हवाएँ कुछ ना कुछ कभी कम शिद्दत से कभी ज़्यादा शिद्दत से दाखिल होती रहती हैं, और बारिश का इम्कान तो हर जगह रहता है। और इस वक्त उतना वैसे तेज़ स्पेल अभी आज और कल इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर 18 के बाद इम्कान है कि ज़्यादा शिद्दत की हवाएँ दाखिल होंगी पंजाब में भी, और सिंध में भी दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। तो 18, 19, 20 2 से 3 दिन सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश है, कहीं पर दरमियानी, कहीं पर किसी जगह पर तेज़ है। ख़ासकर थरपारकर और उमरकोट साइड पे, और फिर कराची के भी कुछ हिस्सों में इम्कान होगा 18 को और 19 को। और इसी तरह से केपी में कुछ इलाकों में तेज़ स्पेल है। आज उधर तो आज भी इम्कान है, क्योंकि थोड़ी सी वेस्टर्ली वेव का भी असर है और मानसून हवाएँ भी इंटर हो रही हैं। अच्छा। तो ये इस तरह से है कि आज और कल तो बहुत तेज़ स्पेल नहीं, लेकिन 18 के बाद फिर 17 की रात से 18 से फिर निस्बतन तेज़ स्पेल है बेशतर इलाकों में। उसमें पूरा पंजाब ही तकरीबन उसकी आएगा, एक तरह से मुतासिर होगा। और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के जो अज़ला हैं, और इसी तरह से सिंध के बेशतर इलाके और केपी के बेशतर इलाके, और फिर कश्मीर तो है ही ज़ाहिर है। और ये तो स्पेल कितने दिन तक रहेगा? ये रहेगा जी 20-21 उस तक, जुलाई तक। 18 से शुरू होकर 17 की रात से, 18 से जो शुरू होगा तो फिर 20 या 21 तक कह सकते हैं हम, 21 जुलाई तक रहेगा इसी तरह से। और ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पंजाब पर आएगा? जी, पंजाब पर और सिंध पर भी है। सिंध पर भी मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज़ में, कुछ पॉकेट्स में तेज़ बारिश हुई है। जनरली तो मॉडरेट है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में तेज़ भी है। और ख़ासकर जनूबी जो इलाके होंगे सिंध के, यानी ठट्ठा, बदीन और थरपारकर साइड, इन इलाकों में कुछ निस्बतन तेज़ स्पेल हो सकता है। और इसी तरह से जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, लाड़काना और दूसरा कंबर शदात कोट और जैकोबाद साइड, उन अज़ला में भी निस्बतन तेज़ बारिश हो सकती है। और क्या इसको समझा जाए कि अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा हो सकता है, चूँकि ज़रा तेज़ स्पेल ऐसे हम माजी में देखते भी आए हैं कि जब ज़्यादा बारिश हुई है हमारे शहरी इलाकों में बिलखुसूस हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी होता है, और ऐसे मामला हो भी जाते हैं। जी, इस स्पेल के नतीजे में सिंध में तो कोई ऐसे बड़े पैमाने पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है, लेकिन पंजाब में जैसे पिछले स्पेल में भी आपने देखा कि लाहौर और गिरदोनवा में खासी मानसून हवाएँ, चूँकि वो बिल्कुल एक तरह से फ्रंट लाइन पे है मानसून हवाओं के, सही वो पट्टी है हमारी, तो उसमें हो जाता है कि जब तेज़ स्पेल होता है तो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और अगले स्पेल के नतीजे में भी ज़ाहिर है कि उधर ही ज़्यादा खदशा रहेगा। सही। कराची से मुतालिक भी थोड़ी सी हम बात ज़रूर करेंगे। आपने तो कहा कि जो आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें हैं तो कराची में भी होगी बारिश, लेकिन इस वक्त कराची का जब मौसम देखते हैं सरदार सरफराज साहब, समंदरी हवाएं बंद हैं, 2 रोज़ से हम यही देख रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त कराची में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, और ये जो समंदरी हवाओं का सिलसिला है कब तक शुरू हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा?
देखिए, असल में ये होता है कि जो जब कोई लो प्रेशर एरिया उधर राजस्थान साइड से या गुजरात, इंडियन गुजरात साइड से हमारे सिंध के, ईस्टर्न सिंध के करीब आता है, या उसके मतलब एक तरह से अप्रोच कर रहा होता है, तो फिर सी ब्रीज़ का स्लाइटली मुअत्तल हो जाती है, ख़ासकर दिन के पहले हिस्से में। तो कल तक तो बड़ी अच्छी सी ब्रीज चल रही थी और थ्रू आउट क्लाउडी वेदर रहता था, लेकिन आज उसकी स्पीड कम है और थोड़ी सी डायरेक्शन भी स्लाइटली चेंज है। तो आज कल और परसों ये जो 3 दिन है, ये निस्बतन गर्म गुजरेंगे कराची में दोबारा से। इसमें 37, 38, 39 तक जा सकता है टेम्परेचर इन 3 दिनों में। और जाहिर है उसके साथ नमी होती है बहुत ज़्यादा, 50% से ऊपर चल रही होती है, तो गर्म और मरतूब मौसम होगा। तो फिर इससे 18 से अनवर्ड फिर दोबारा से जब ये लो प्रेशर एरिया कुछ ना कुछ बारिश बरसाएगा ईस्टर्न सिंध में, सदरन सिंध में, फिर इवन कराची में भी इम्कान है 18 को, 17 को भी इक्का दुक्का जगहों पर इम्कान हो सकता है, फिर 18-19 को तो है। तो उसके बाद ही सी ब्रीज बहाल होगी और मौसम बेहतर हो जाएगा फिर 18 से अनवर्ड। सही। और थोड़ी सी नॉर्थ की अगर हम बात करें सरदार सरफराज साहब, तो बाबू से टॉप पर जो बर्फ़बारी भी हुई, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन हो रही है कि जुलाई में नॉर्मली नहीं होती वहाँ बर्फ़बारी। तो ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे जहाँ पर अभी भी हम देखते हैं कि विन मानसून बर्फ़बारी का हो जाना। देखिए, असल में इसको किसी भी इवेंट को ना एक बर्फबारी कितनी हुई और कितनी देर के लिए हुई है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए हुई होगी, अलामती तौर पर कह सकते हैं हम उसे। जी हुई थोड़ी सी है। तो जी फौरी तौर पे क्लाइमेट चेंज से कोई ऐसा लिंक नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन ये होता है कि जो आपकी जो बुलंद बाला, यानी जहाँ एलिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, सतह समंदर से बहुत बुलंदी पे जो जगह होती हैं, तो वहाँ पर यही बारिशें देने वाली हवाएं जो है ना, ज़्यादा ठंडी एक तरह से उस जगह पर जगह की होती है, तो आर्जी तौर पे हो सकती है। इसमें मतलब कोई ऐसी बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है। सही। डीजी मैट सरदार सरफराज साहब साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, हमसे गुफ्तगू कर मौसम से मुतालिक बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से। स्पेशली अगर हम 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की बात करें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ शहर ऐसे जहाँ पर हम देखते हैं कि जुलूस निकाला जाता है। और अगर आज की बात करें 8 मुहर्रमुल हराम, इसकी मुनासबत से भी हम बात करेंगे कि कहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है। चूँकि कराची से मुतालिक बताया जाता है कि 1:30 बजे आज नश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा और जुलूस के जो रूट हैं उसके अतराफ़ में कंटेनर रख दिए गए हैं, रास्तों को सील किया गया है ताकि वहाँ पर जुलूस का जो रूट है वो सिक्योर हो सके। इसके साथ साथ जो 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस निकलने हैं उसके हवाले से क्या तैयारी है, सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, इस पर बात करेंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से साथ देंगे साजिद अवान और लाहौर से साथ हैं शाकिर अवान, इस्लामाबाद से साथ देंगे सबा बजीर। आप तीनों का शुक्रिया। साजिद, पहले आपकी तरफ आऊँगा। 8 मुहर्रमुल हराम आज जो नश्तर पार्क से जुलूस बरामद होना है, थोड़ा सा उसके रूट से मुतालिक बताइएगा। और फिर 9 और 10 मुहर्रम की क्या तैयारियां हैं, स्पेशली हम एम.ए. जिन्ना रोड की जब बात करते हैं कि कंटेनर्स रख के उसको बंद कर दिया जाता है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है? जी देखिए, मुहर्रमुल हराम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। उसी हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस और छोटे बड़े जुलूसों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज 8 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो नश्तर पार्क से तकरीबन 1:30 बजे बरामद होगा, जो कि एम.ए. जिन्ना रोड से होता हुआ सदर और सदर से फिर गोल्डन मार्केट से होता हुआ खारादर, हुसैनियन, ईरानियन पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इन तमाम रूट्स को जो है मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। छोटी बड़ी जितनी गलियां हैं उन्हें सील कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर, और इसके साथ साथ जो दुकानें और मार्केटें हैं उन्हें भी सील किया गया है। बुलंद इमारतों पर इस वक्त पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इन तमाम रूट्स पर तकरीबन 6500 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ जो मरकज़ी रास्ते हैं जहाँ से इंटर हो सकते हैं तो वो नुमाइश चौरंगी है, जहाँ पर इस वक्त वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जहाँ से चेकिंग के बाद जो आज़ादार हैं उन्हें अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ जो दुकानें हैं वो भी सील की गई हैं और जो मरकज़ी रूट्स हैं उन्हें भी बंद किया गया है। एम.ए. जिन्ना रोड कराची की दूसरी अहम शाहरा है जो कि इस वक्त बंद है, और अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। इस वक्त सोल्जर बाजार, मीटर और अतराफ़ के जो इलाके हैं उनकी गलियों जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, क्योंकि जुलूस जो है वो मरकज़ी जुलूस एम.ए. जिन्ना रोड से जब बरामद होगा तो गोल्डन मार्केट से होता हुआ बम्बई बाज़ार और बम्बई बाज़ार से खारादर, हुसैनियन, ईरानियन पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखा गया और दावा किया गया है कि तमाम रूट्स जो हैं जुलूस के वहाँ पर CCTV कैमरास जो है वो एक्टिव किए गए हैं, एक्स्ट्रा कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर्स का जो है वो भी
इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखा गया है और तमाम अज़ादार जो हैं उन्हें बाकायदा चेकिंग के बाद, जो जुलूस में शामिल होना चाहते हैं या मजालिस में जाना चाहते हैं, उन्हें चेकिंग के बाद अंदर जाने की। और एक चीज़ और भी साजिद के मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स। जी बिल्कुल, देखें मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जो हैं आज सुबह से ही जो जुलूस के रूट्स हैं उसके अतराफ़ के इलाकों के बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से जुलूस बरामद होगा, जो रास्ते हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो जैमर्स लगा दिए गए और मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात ज़रूर हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज करें क्योंकि हर साल जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद होती है। और इस हवाले से ज़रा इंतजाम भी मुकम्मल किए गए, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया। साथ रहेगा साजिद। शाकिर, आपकी तरफ आऊँगा, लाहौर में मरकज़ी जुलूस कहाँ से निकलेगा, क्या तैयारियाँ हैं, सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज मरकज़ी जुलूस है वो शादमान से बरामद होगा। नमाज ज़ोहरैन के बाद जो है यहाँ से जुलूस जो है वो शादमान से होता हुआ चाइना चौक से मॉल रोड की तरफ से होता हुआ जो है अंदरून शहर पहुँचेगा। तो आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो जुलूस का रूट है उस पर एक तो पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी और दूसरी जानिब रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते भी बैकअप पर मौजूद होंगे। दूसरी जानिब 9वें और 10वीं मुहर्रम की बात की जाए तो 277 जो मजालिस हैं वो इस दौरान लाहौर शहर में मुनक्किद की जाती हैं और 73 से ज़ायद जो है वो जुलूस भी होते हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर शहर में 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ 300 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करेंगे और इसके साथ साथ 1300 से ज़ायद CCTV कैमरों से जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ जुलूसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। 3 मकामात पर जो है वो CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर भी मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो बेहतर किया गया है। साथ रहेगा सबा, आपकी तरफ आऊँगा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है और यहाँ के जुलूस के हवाले से क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी मुहर्रमुल हराम जो है वो मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है और उसके मुताबिक 1 मुहर्रम से 2 रबीउल अव्वल तक 181 जुलूस जो है वो इस्लामाबाद से बरामद किए जाएंगे, जबकि 965 मजालिस का जो है वो इनकाद होगा। उसके साथ साथ 16,000 से ज़ायद अफसरान जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स के भी 16,000 एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इस वक्त में इस्लामाबाद की सबसे बड़ी इमाम बारगाह अशना अशरी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद आज़ादार जो हैं वो 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में यहाँ पर जमा होते हैं और यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और यहाँ पर जितनी भी इमाम बारगाह के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं, जबकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ब्लू एरिया के आसपास वहाँ पर भी उनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार को ठीक, यहाँ पर भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई गई है। सबा शुक्रिया। साजिद अवान और शाकिर अवान, आपका भी शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे। तो मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इस वक्त तैयारियां, उस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, जिसमें बिलखुसूस अगर हम PTI की बात करें और मखसूस नशिस्तों के केस में जो सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताज़ा दम हो चुकी है और अब उनकी सियासी पत्ते खेलने की पोजीशन खासी मजबूत हो गई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे 41 में से 25 अरकान असेंबली के हलफनामे आ चुके हैं और जल्द 41 अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द हमारे अरकान की पार्टी वाबस्तगी की लिस्ट जारी करेगी। और बानी PTI के खिलाफ मजीद केसेस खारिज जो दर्ज हुए उस पर अफसोस का उन्होंने इजहार भी किया है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और साथ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, मुलाकात बड़ी अहम हुई है मरी में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हिकमत अमली तरतीब देने पर मुशावरत की है और इत्तलात ये भी हैं कि ज़ाहिर है वो सोच रहे हैं कि अब इस मामले को किस तरह से डील किया जाए। इस पर बात भी करेंगे, स्पेशली PTI की जब हम बात करते हैं PTI क्या सकती है और PTI में क्या होगा, इस पर फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान है साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले फवाद भाई ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो रिलीफ मिला PTI को बिलखुसूस मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद और अदालती फैसलों से मुतालिक यही एक राय बन रही है कि खासी बेहतरी आना शुरू हो गई है और खासा जो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, इसको वाकई समझा जाए कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया, फ़ज़ा बदल गई है या कि नहीं ये बिल्कुल ऐसे है कि एक केस में अगर निकल जाते हैं तो कोई और केस बना दिया जाता है, जैसे तोशा खाना का नया केस? देखिए, रिलीफ तो शायद सही लफ्ज नहीं है, ये कहना चाहिए कि इंसाफ की तरफ जो है कुछ बड़ी है अदालतें। और अभी भी अगर आप देखें तो जो असल दो काम है
पहला तो यह है कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं इलेक्शन के वो जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें और ट्राइब्यूनल्स में जो इलेक्शन पिटीशंस हैं उनका फैसला हो। और उसके बाद जो जुड़ा हुआ इससे वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन गैर आईनी हुआ उसके ऊपर दोबारा वो इलेक्शन होना चाहिए ताकि एक इंसाफ की तरफ हम बढ़ सकें। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो अदलिया की तरफ से, देखिए अदलिया की जाहिर है कि उन्होंने सिविल लिबर्टीज के साथ, सियासी हकूक के साथ अदलिया ने खड़ा होना होता है और अदलिया खड़ी हुई है। ये जो नून लीग की बैठक है कल, ये जो मुलतवी हुई, ये भी मैं समझता हूँ एक दुरुस्त फैसला है नून लीग का, क्योंकि यूं लग रहा था कि नून लीग अदलिया से महाजराई की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से 20-20, 25-25 लोग इकट्ठे किए गए, जिस तरीके से आपने देखा जजेस के खिलाफ नारे लगवाए गए, और लग रहा था कि नून लीग जो है वो एक बड़ी महाजराई की तरफ बढ़ रही है अदलिया से। लेकिन मीटिंग कैंसिल होने का मतलब ये है कि नून लीग के अंदर राय जो है वो इस पे तकसीम हुई है और जो सीनियर लोग हैं उन्होंने शायद कोई अकल की बात की है कि अदलिया से महाजराई नहीं अच्छी बात। और असल में तो देखें, आपको एंगेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को आप जेल में जो है वो रख के बैठे हुए हैं और उसके बाद आप ये समझें कि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, तो ये तो नहीं होना। लिहाजा अदलिया के साथ भी जो महाजराई है वो अब एक नया एडिशन होता इस मामले में, और अगर ये रुकता है तो ये आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फवाद भाई कि वो महाजराई नहीं चाहते, ये ऑप्टिमिज्म अच्छा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो तो बार बार एक ही बात करते हैं कि इमरान खान साहब को तो अंदर रहना चाहिए। वो 1-1.5 हफ्ते से स्पेशली बात बार बार कर रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको अंदर रहना चाहिए, और ये हम कोशिश करेंगे कि वो अंदर ही रहें। तो वही हुआ ना कि अगर आप उनके वजीर बनने से पहले के उनके बयान देखें, वो बड़े सेन बयान थे, और जो ही वो वजीर बने तो उन्होंने भी फैसला किया कि लानत भेजें सारी अकल की बातों के ऊपर और सिर्फ वही लाइन टो करें जो हमें लिख के दी जाती है। और राना सनाउल्लाह जैसा आदमी भी जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली बदलने में और उम्र के हिस्से में बदलने में भी 1 मिनट नहीं लेते। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन ये जो 9 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं नून लीग के वजीरों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और कल जो MNAs के ऊपर भी छापे मारे गए, देखिए उसका मकसद तो यही था ना कि सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए कि हम आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, अदरवाइज तो और तो छापों से क्या फर्क पड़ना था। लिहाजा जो एक नून लीग के अंदर सोच है कि अदलिया के साथ टेक ऑन किया जाए, और अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये सोच है तो इसको बदलने की जरूरत है, एंगेजमेंट की तरफ जाना है, मुल्क को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। और नॉर्मलाइज इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो मुल्क नहीं हो सकता। आप जो मर्जी जोर लगा लें, मुल्क की जो इस वक्त 70%, 75% पॉपुलेशन है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। तो इमरान खान को आप मुल्क नॉर्मलाइज कैसे होगा सियासी तौर के ऊपर अगर इमरान खान उस सेटअप में शामिल नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सियासत में। ठीक। और फवाद भाई, क्या इस वक्त कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर कमेटियां तो बनी थी, नामजद भी हुए थे, लेकिन कोई खबर सामने आई नहीं। कहीं पर कोई किसी लेवल पर बातचीत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं इस माहौल में कि जहां पर आप एक केस में जो है वो रिहा किया जाए, जाली केस दूसरे में बना के डाल दिया जाए। जो खवातीन प्रिजनर्स हैं, आपने देखा सनम जावेद साहब को दोबारा गिरफ्तार हुए, जो बाकियों के साथ हो रहा है। एक हुकूमत ने माहौल ही इतना तल्ख रखा हुआ है, इसमें क्या मुज़ाकरात होने हैं? मैं तो हैरान हूँ इनके ऊपर। हुकूमत का तो काम होता है कि मामला जो है वो ठंडे रहे और आप ठंडे करके जो है वो हालात आगे चलें। यहाँ पर जो हुकूमत है वही सारे मामलात को खराब करने में लगी हुई है, और हुकूमत ही जो है वो सारे मामलात को जो है वो आगे लेके जो है वो खराब करने में लगी हुई है। तो जाहिर है कि उसमें होते हुए कैसे ये चीजें जो है वो ठीक हो सकती। आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आने वाले हैं? इमरान खान, देखें, इमरान खान को इसलिए बाहर नहीं लाया जा रहा कि इमरान खान की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी बड़ी है कि जब इमरान खान बाहर आते हैं तो पेशावर से लेके लाहौर तक तो पूरी दुनिया जो है वो बाहर होगी। लिहाजा इस सिस्टम को खतरा लाहक हो जाता है जब इमरान खान बाहर आते हैं। उसी वजह से वो इमरान खान को जाली केसेस में अंदर रखे हुए हैं। लेकिन आप कितने दिन अंदर रख लेंगे? आपने पहले जो है 13-14 महीने
से पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है, आप चंद महीने और रख लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाल तो नहीं है पाकिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान में पता ही नहीं है रोज की हुकूमत चल कैसे रही है। मुल्क जो है वो एज के ऊपर है और इतनी ज्यादा सियासी तौर के ऊपर एक समझिए टर्मोइल है, एक सियासत के अंदर इतना तनाव है कि आप गवर्नेंस की तरफ आ ही नहीं पा रहे। इतना तनाव सियासत में रख के गवर्नेंस नहीं हो सकती। ये तो सोचना पड़ेगा, जो हमारी ये सबको सोचना चाहिए, ये दुरुस्त बात है। और फवाद भी जो थोड़ी खबरें आई पीटीआई के अंदर, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें आई, कुछ खबरें आई कि ग्रुप्स हैं। अब इस मामले में मुलाकात भी जो कि इमरान खान साहब की हुई थी, वो मामला अब हल हो गए हैं या कि अभी भी कुछ थोड़ा बहुत मसला है जिसको हल होने की जरूरत है? देखो, पीटीआई में कोई ग्रुप की कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो देखिए ना, इमरान खान का ऊपर एक इजमा है, इमरान खान के ऊपर एक इत्तेफाक राय है पूरी पार्टी का, और बाकी ग्रुपिंग पार्टी में छोटी मोटी चलती रहती हैं, लेकिन असल बात तो ये है ना कि आप इमरान खान के साथ हैं। और जो इस फॉरवर्ड ब्लॉक की अहमियत वहाँ होती है जहाँ पे लोगों की अपनी वर्थ हो और वो अलहदा होंगे तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। इस वक्त तो आप देखें ना, पार्टी से जो अलहदा होगा, इमरान खान से अलहदा हो जाएगा, वो फारग हो जाएगा। आपके सामने जो गए वो फारग हो गए। तो ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक की वर्थ तो तब हो ना कि जब हम देखें कि कोई वो उसकी कोई जो है वो अहमियत है। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोई हैसियत पोजीशन में ठीक है। फवाद, आपने कहा कि जो गया चलती रहेंगी। ठीक, आपने कहा जो गया वो फारिग हो गया। आपने चूंकि पीटीआई तो नहीं छोड़ी, आपने तो सियासत को छोड़ दिया था, ब्रेक ली थी। तो अभी स्टेटस क्या है इस वक्त? चूंकि बहुत से रहनुमा पीटीआई के वो तो नहीं चाहते कि आपकी वापसी हो पीटीआई में। देखिए, बात यह है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पीटीआई में सिर्फ इमरान खान मैटर करते हैं और इमरान खान के अलावा बाकी सारे लोग जो है ना वो सिर्फ एक करेक्टर ही है। सो करेक्टर एक्टर है, सो इसलिए उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। सो मेरे ख्याल में जो हमारा है, इमरान खान जो है उनको बाहर लाना के लिए अपना किरदार अदा करना जरूरी है। और इमरान खान जब बाहर आते हैं, पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ती है, तो जाहिर है हम तो यही हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ने की जरूरत है, जो स्टैंड स्टिल हो गया है इसको तोड़ने की जरूरत है। और हम तो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और जिसमें पाकिस्तान को असल बात यह है कि टेम्परेचर कैसे डाउन हो और नॉर्मलाइज पाकिस्तान कैसे हो। हम तो अपना रोल इस ज़िमन में अदा करना चाहते हैं और करते रहें। और इस हम में वो सब शामिल हैं जो छोड़ के गए थे 9 मई के बाद पीटीआई को, वो सब इसी तरह वापसी करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी बंदा पीटीआई को छोड़ के नहीं गया। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ पे हैं। पीटीआई को छुड़वाया गया, और जिस तरीके से जो जोर जबरदस्ती हुई, जिस तरीके से जो बर्बरियत और फसाइयत हुई, वो सबके सामने है, सबने उसको देखा है। और पार्टीज जो हैं उसमें हमेशा लोगों के आने के लिए जो बाहें हैं वो खुली होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एडिशंस। सियासत जो है वो लोगों के जमा होने का नाम है, तफरीक का नाम नहीं। तो जितने भी लोग आने चाहिए वो जो है वो ठीक। अच्छा फवाद साहब, क्या ऐसा भी माहौल बन सकता है आगे आने वाले दिनों में, चूंकि पार्लियामेंट का नंबर गेम ऐसी है कि ज़ाहिर है अगर किसी ने हुकूमत बनानी है तो उसके ज़ाहिर किसी से इत्तेहाद करना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जिस तरह का इत्तेहाद है, ज़ाहिर हम सबको पता है कि वो गैर फितरी सा इत्तेहाद है, चूँकि ज़ाहिर दोनों की अपनी अपनी अलग सियासत है। और कुछ बयान भी ऐसे आते रहे हैं, स्पेशली जरदारी साहब की तरफ से जो लेटेस्ट बयान, जिस तरह से उनका इस्तकबाल नहीं किया मरीम नवाज साहब ने। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि उनकी राहें जुदा हो जाएं और पीपल्स पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंट में एक साथ हो जाए और गवर्नमेंट साजी की तरफ बढ़ जाए? क्या ये मुमकिन है? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने देखिए एक बड़ी सियासी गलती की। उन्होंने जब नून लीग आउट हो गई थी इलेक्शन में, बिल्कुल लोग 18 सीटों पे महदूद, तो पीपल्स पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी इस पार्लियामेंट के अंदर। और बजाय इसके कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनको रोल दिया जाता और वो मेन लीडर ऑफ अपोजिशन बनते और पीटीआई को हुकूमत बनाने देते, जरदारी साहब ने एक सदारत और 2 गवर्नरी के पीछे जो पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन थी उसको नंबर 2 से नंबर 3 पे ले गए।
और जाली तरीके से शहबाज शरीफ आज 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बन गए, जिसके नतीजे में पीटीआई को तो नुकसान हुआ ही हुआ, पीपल्स पार्टी को भी हुआ। राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ फवाद से, और जिस तरह से इस वक्त मुल्की सियासत सूरत हाल, इस पर वो एक अपनी राय भी दे रहे थे, और जिन्होंने कहा कि जो पार्टियां होती हैं उसमें एडिशंस होती हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन थे। फवाद भी अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा कि जो आप बात कर रहे थे स्पेशली पीपल्स पार्टी की गलती से मुताल्लिक। अब आपको आवाज आ रही है? जी जी फवाद भी आवाज आ रही है, प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी आवाज आ रही है। जी जी फवाद साहब आवाज आ रही है, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, स्पेशली पीपल्स पार्टी की जो गलती से मुतालिक आप बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी को अदलिया के खिलाफ महाज आराई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और उन्हें इंतजार करना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स के फैसले आते हैं। तो अब देखिए इस वक्त जो नंबर गेम है वो पीटीआई अब 115 के लगभग हो चुकी है और इसमें जेयूआई को शामिल करें तो 118-20 बन जाते हैं, तो आपको तकरीबन 40-45 सीटें और चाहिए। और इस वक्त अगर पंजाब के ट्राइब्यूनल जो हैं उन्होंने अपना काम सही किया तो ये आराम से 45-50 सीटें पीटीआई की ऐड हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो इंतजार करे कि पीटीआई अपनी हुकूमत बनाए और पीपल्स पार्टी मेन स्ट्रीम अपोजिशन फिर उसकी जो है वो कर सकेगी, क्योंकि नून लीग जो है वो बहैसियत सियासी जमात एक बड़े चैलेंज में चली गई है, उनकी सियासत मुकम्मल खत्म हो गई है और इस वक्त वो सारी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के सहारे पे खड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट को कोई सहारा देने क्या यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो इस्तीफे की बात भी कर दी, गो कि वो एफपीआर से मुतालिक थी, लेकिन स्टिल उनकी उस बात से आपको क्या इशारा मिलता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त इन हालात में? जो उनके इस्तीफे का बयान है शहबाज शरीफ का, वो वाज़ेह तौर के ऊपर बताता है कि शहबाज शरीफ की परेशानी जो है वो किस हद तक पहुंची हुई और शहबाज शरीफ कितने परेशान है। फवाद साहब साथ मौजूद थे, आई एम सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और हमसे इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल इस पर बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग हमले ने अमेरिका में हलचल मचा दी और पूरी दुनिया में इस पर तबसरे हो रहे हैं। ट्रंप इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हालत इस वक्त बेहतर है। इब्तदाई जो रिपोर्ट आई कि तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अब तो घर भेज दिया गया है। लेकिन जो हमले की हम बात कर रहे हैं तो ट्रंप से पहले भी कई अमरीकी सदूर हैं जो कि कातलाना हमलों का निशाना बने हैं। थोड़ा सा इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इब्राहिम लिंकन वो पहले सदर से जिन पर कातलाना हमला हुआ था। 14 अप्रैल 1865 वाशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में उन्हें गोली मारी गई थी। 20वें अमरीकी सदर जेम्स गारफील्ड को सदारत संभालने के सिर्फ 6 माह बाद वाशिंगटन के एक ट्रेन स्टेशन पर 2 जुलाई 1888 को गोली मारी गई थी और कई हफ्ते व्हाइट हाउस में ज़ेर इलाज रहने के बाद वो चल बसे थे। 25वें अमरीकी सदर विलियम मैकिनली को 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के इलाके बफलो में खिताब के बाद लोगों से मिलने के दौरान 2 गोलियां मारी गईं और 14 सितंबर को उनकी मौत वाक़ई हो गई। साबिक अमरीकी सदर थियोडोर रूज़वेल्ट को 1912 में एक इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया था। 35वें अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को नवंबर 1963 में एक स्नाइपर ने उस वक्त गोली का निशाना बनाया था जब वो खातून अव्वल के हमरा एक खुली गाड़ी में डैलस शहर का दौरा कर रहे थे। 38वें जेरल्ड फोर्ड पर 1975 में 2 बार कातलाना हमला हुआ था, ताहम वो खुशकिस्मती से उन हमलों में महफूज रहे थे। 43वें अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2005 में जॉर्जिया के दारुल हुकूमत में अपने जॉर्जियन हम मनसब मिखाइल साकाशवली के हमरा एक रैली में शरीक थे जब एक दस्ती बम दोनों की तरफ फेंका गया था, ताहम वो नहीं फट सका और दोनों सदूर महफूज रहे थे। और अब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनकी हम बात कर रहे हैं उन पर यह हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ जब वो एक रैली में खिताब कर रहे थे और इस हमले ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया है। पेंसिल्वेनिया यहाँ पर रैली से वो खिताब कर रहे थे जब एक हमलावर ने उन पर फायरिंग की। गोली साबिक सदर के दाएं कान में लगी और वो जख्मी हो गए। सीक्रेट एजेंट्स के एहलकारों ने मौके पर ही मुबैना हमलावर को हलाक कर दिया। ताहम इस वाक़े ने एक हलचल मचा दी है और सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुआशरे में पैदा होने वाली शिद्दत पसंदी के कई सवालों को जन्म दिया है।
एक तो ये अहम मामला है जो कि हम अमेरिका तनाजुर में आज डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जब हम इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं तो चूँकि इस साल से मुतालिक वैसे भी यही ख्याल था कि चूँकि इस साल में हम देखते हैं कि बहुत से मुल्कों में चूँकि इंतखाब हो रहा है या होना है। अब ऐसे में जब अमेरिका के इंतखाबी माहौल की हम बात करें तो उससे पहले बरतानिया में भी इंतखाब हुआ, फ्रांस में भी इंतखाब और कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं, जहां बरतानिया में लेबर पार्टी 14 साल बाद इक़्तिदार में वापस आई, जबकि फ्रांस में कोई भी जमात अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं की और एक इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देने के जो इम्कान हैं वो पैदा हो चुके हैं। तो इंटरनेशनल इवेंट्स पे आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम US और फिर ज़रा हम UK की बात भी करेंगे और फ्रांस का हम जिक्र भी करेंगे, इसकी क्या इम्प्लिकेशन होंगी पूरी दुनिया पर। इंटरनेशनल जब इवेंट्स की हम बात करें तो माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम US की सिचुएशन पे आपसे बात करना चाहेंगे। ये जो हमला हुआ ट्रंप पर, ये किस तरफ निशानदही करता है? सिर्फ शिद्दत पसंद रुझान की बात है ये, या इसके कुछ डिफरेंट असरात हैं? देखिए, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका जो है वो एक गन लविंग सोसाइटी है। और फिर जब ये बच्चा इन्वेस्टिगेट किया, यंग बॉय जिसने ये किया, जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसकी गाड़ी से भी कुछ मवाद बरामद हुआ, एक्सप्लोसिव्स, इसके घर से भी एक्सप्लोसिव मवाद बरामद हुआ। और फिर एक और बात बहुत खुलकर सामने आई कि शायद कहीं कोई इंटेलिजेंस फेलियर भी था, क्योंकि एक्चुअली बाइडेन ने एक इन्वेस्टिगेशन के लिए अब कहा है कि ये जो स्नाइपर था ये इतना करीब कैसे पहुंच गया। जो ऑब्जर्वर्स थे इवेंट्स के, उन्होंने एक्चुअली ऑन कैमरा ये स्टेटमेंट दिया कि हमने पॉइंट आउट किया था कि ये ऊपर चढ़ रहा है एंड दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस डिडंट हैपन। ये वाकया और भी अहम हो जाता है क्योंकि इस वक्त जो US पॉलिटिकल डिवाइड है वो बहुत टॉक्सिक, बहुत बिटर है। और बाई पार्टिसन, यानी बाइडेन ने भी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि वी कॉल फॉर काम यूनिटी अक्रॉस द बोर्ड। हर एक ने कंडेम किया है इन द US, बी इट रिपब्लिकन, बी इट डेमोक्रेट्स। मेरा ख्याल है ये एमेचर अटेम्प्ट थी, इसके पीछे कोई हाथ नहीं था। अगर यूजुअली पीछे हाथ होता है तो फिर अटेम्प्ट तकरीबन कामयाब होती है। और हमने देखा कि ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट पे तकरीबन 19 साल बाद हुई है। पहली जो लास्ट हुई थी वो 2005 में हुई थी। And the only successful assassination attempt has perhaps been जो 1800 वाली आप निकाल दें तो it has been on John F. Kennedy. Yes. और वहाँ अब जितनी किताबें मकाले आए उसमें की बात वाज़े होती है कि शायद द डीप स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वो भी शायद कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। नोबडी श्योर कि ऑफ कोर्स वी नेवर फाउंड आउट कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी आज तक किसने मारा, ये डिलेमा है। तो आई पर्टिकुलरली थिंक कि जो वाहिद ट्रेंड ये इंडिकेट करता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में वो उसका बिटर डिवाइड है। ट्रंप को फ़ायदा होगा, अच्छा। वो पॉपुलर होंगे जी, उनको फायदा होगा। ही विल बी सीन एज अ विक्टिम प्रेसिडेंट। यानी इस एक इंसिडेंट का इलेक्शन के इवेंट पे बहुत गहरा असर होगा। बिल्कुल असर होगा, वो इसके बारे में हर दफ़ा बात करेंगे जो उनका मिजाज है। और एक अहम बात और है कि इस वक्त एक एज डिबेट है बाइडेन और ट्रंप के बीच में। और इस अटैक के बाद ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो थे वो बिल्कुल भी फ्लस्टर नहीं हुए। वो he put on his shoes, he got up, उन्होंने मुक्का लहराया, उन्होंने कहा we'll fight। और फिर फौरन उन्होंने घर जाते ही जब once he was taken away उन्होंने एक ट्वीट भी कर दी। सो जो एक पूरी डिबेट है that how articulate Biden is और how his nerves and his senses are about him, वहाँ भी मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने एक साइकोलॉजिकल विन तो किया है कि इतने बड़े वाक़े के बावजूद, हालांकि उनकी उम्र भी तकरीबन 77 साल है, he was completely in control of his wits। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बात है जो आप आगे जाके एनालिसिस में सुनेंगे। और आज जाहिर है अगर हम देखें तो बजाय इसके कि वो रेस्ट करते, यही सुनने में आ रहा है कि वो कैंपेन जारी रखे हुए हैं।
अब जी आज उनका कंफर्म होगा उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेंसी। ही इज आल्सो आउट टू अनाउंस हिज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो उसका मतलब है कि उन्होंने घंटों का भी रेस्ट नहीं लिया है। ही इज बैक ऑन हिज फीट। ये तमाम बातें उनकी फेवर में जाती हैं और बाइडन के अगेंस्ट जाती हैं। और आपको पता है कि बाइडन के तो अपने कैंप्स में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे हो रही थी दैट ही शुड विथड्रॉ फ्रॉम द रेस। नाम भी आ गए थे दूसरे, लेकिन उन्होंने ही स्टूड हिज ग्राउंड, ही वांट्स टू फाइट। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप बहुत स्ट्रेंथन हो गए इस इंसिडेंट से। एक तो उनको जो डिबेट हुई थी उसने बहुत स्ट्रेंथन किया था कि ऑल्दो उन्होंने बहुत सारी गलत बयानी से काम लिया लेकिन इसके बावजूद कम से कम आर्टिकुलेट थे और इसने मेरे ख्याल है उनको और स्ट्रेंथन किया है। सही, लेकिन हुमा साहब इसमें बाइडन साहब की जो बात है वो भी बहुत अहम है। वो कहते हैं कि जो इख्तलाफात हैं ये अपनी जगह, लेकिन जो फैसला होना है और होना चाहिए वो बैलेट बॉक्स से होना चाहिए। जी बैलेट बॉक्स से, लेकिन कैंपेन इसीलिए होती है ना कि बैलेट बॉक्स को इन्फ्लुएंस किया जाए। और अगर आपको याद है कि ट्रंप स्प्रिंग करते हैं सरप्राइजेस, जब वो 45th प्रेसिडेंट भी बने थे तो उस वक्त लोगों ने वर्डिक्ट दे दी थी कि हिलरी जीतेंगी। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ट्रंप विल टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे में जो वहाँ के ज़ाहिर है इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें नज़र क्या आ रहा है फिलहाल? अगर मैं इस एक इंसिडेंट को साइड पे भी रख दूँ, ज़ाहिर है वहाँ पे अभी एग्जिट पोल का वक्त तो वैसे नहीं आया, बट स्टिल जो एक फ़ज़ा कायम हो जाती है, तो आपको भी लगता है कि बाइडन साहब के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए खासी मुश्किल हो गई है वहाँ पर इस वक्त? जी मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट्स के अपने जो रैंक और फाइल है वहाँ पर भी इख्तलाफ आते हैं, बल्कि बाज़ लोगों ने तो फंडिंग ही विड्रॉ की है। एक दो ग्रुप्स हैं जिन्होंने बाइडन की जो स्पीच हुई थी जिसमें वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उस स्पीच के बाद फंड्स की विड्रॉल किए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो 11th आवर तक भी कैंपेन्स होती हैं। अभी हमारे पास अक्टूबर नवंबर सरप्राइज कोई नहीं आया है। और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन इस वक्त वॉर वेरी हैं, और वो वॉर वेरी इसलिए हैं कि बहुत जंगों में गए हैं बाइडन और उनके मस्बत चीज़ें सामने नहीं आई हैं। मिडल ईस्ट इज़ अ डिज़ास्टर, रशिया यूक्रेन इज़ अ डिज़ास्टर। तो ओवरऑल जो सवाल उठ गया है अमेरिका द ग्रेटेस्ट के ऊपर, और सवाल उठ के आए अमेरिकन मॉरल हाई ग्राउंड पर, और सवाल उठ के आए अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस पर, इन सब के जवाबात शायद बाइडन के पास अभी भी नहीं है। और ट्रंप जो है वो नो वॉर प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने आप को एज अ नो वॉर प्रेसिडेंट के तौर पे प्रोजेक्ट किया, विच इज़ अनयूजुअल फॉर अमेरिकन पॉलिटिक्स। लेकिन रिजल्ट्स जब आएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ये सरप्राइजेस का मौसम भी है। सरप्राइजेस का मौसम है। फ्रांस में यूके, आई वाज अबाउट टू आस्क द थिंग्स दैट हैपेंड इन यूके कि वहां पे क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली? आई थिंक एवरीथिंग वेंट रॉन्ग विद लेबर। Just everything went wrong with Labour, from foreign policy to economy. मैशत तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर था। कंप्लीट गवर्नेंस फेलियर, एक सिचुएशन ऑफ डिसअरे। मतलब आप ये सोचिए कि 14 साल की हुकूमत के बाद लोगों ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर लेबर। और ये इस बात का भी अकास है कि जो यूके का अब डायस्पोरा है, जो यूके की डाइवर्सिटी है, वो अब यूके की पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होती है। आपको पता है 3 पाकिस्तानियों ने भी वहाँ पर हल्फ उठाया है। और ओवरऑल जो वोट बैंक है वो वाइट नहीं है। तो लेबर वाज ऑलवेज फॉर अ डाइवर्सिफाइड डायस्पोरा, तो वो उसको रिफ्लेक्ट भी करता था। और अब क्या आपको उसमें इलेक्शंस में उसका रिजल्ट नजर आया। लेकिन बहुत बड़ा जो चैलेंज है लेबर के लिए वो है गेटिंग यूके बैक ऑन इट्स फीट। NHS जो उनकी बहुत बड़ी चीज़ थी वो कोलैप्स पे है। तालीम के उनके मसाइल हैं। आपको पता है कि हर जगह ब्रिटेन जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को मुल्क के बाहर पिच कर रहा है, वहाँ से वसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो चैलेंजेस लेबर के पार्टी के पास भी बहुत हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 14 साल बाद किसी पार्टी को डिसलॉज करना बड़ी बात होती है। और इसमें क्या कोई इम्पैक्ट EU एग्जिट भी था?
ब्रेक्जिट एज सच इमर्ज तो नहीं हुआ फॉर्मली इलेक्शन कैंपेन्स में, लेकिन जो उसके असरात मईशत पर हुए हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है। और अच्छे ऐसे में सर केयर स्टॉर्मर, उनसे मुताल्लिक आपकी क्या तवक्कुआत हैं? स्पेशली मैं अगर देखूं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान क्या नज़र आती हैं? फॉर यूके यस, आई थिंक यूके थोड़ा सा प्रैग्मेटिक भी होता है और हमारे साथ उनके ताल्लुकात सही हैं, बट एक बात तो सही है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एलीट है उसको कंजर्वेटिव्स के साथ डील करने की आदत है। ठीक है, बस एक जुमला फ्रांस से मुतालिक भी कि वहां पर भी कोई जमात तगड़ी नहीं निकली। फ्रांस हैज बीन अ सरप्राइज। बस एक जुमला आपसे कहूंगी कि अब उन्होंने वहां पे क्योंकि किसी ने वाज़ेह अक्सरियत नहीं हासिल की है तो वहां पे हंग पार्लियामेंट आएगी। फ्रांस को हंग पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी वहां पे पाकिस्तान वाली सूरत हाल है। हाँ, और अर्ली इलेक्शंस कॉल किए गए थे कि स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन और कियोस हो गया। थैंक यू। डॉक्टर मोहम्मद बकाई साहब साथ मौजूद थी और जो इस वक्त इंटरनेशनल इवेंट्स वाले हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें वो शेयर करते हैं। और कल का दिन स्पेन और इंग्लैंड के हवाले से बड़ा अहम है। स्पेन ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है और एक मरतबा फिर यूरोपियन फुटबॉल की हुक्मरानी अपने नाम कर ली है। तो फुटबॉल के शायकीन उनसे मुताल्लिक अपनी बात करें, यूरो कप का फाइनल जिसमें एक के मुकाबले में 2 गोल की फतह के साथ स्पेन सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाली टीम बन चुकी है। और ये जर्मनी में मैदान सजा था बर्लिन में, जहां पर फाइनल के पहले हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। यानी दोनों टीम्स ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया, लेकिन दूसरे हाफ में खेल में तेज़ी आई और दोनों ही बहुत एग्रेसिव थे और एक दूसरे पर बहुत हमले कर रहे थे। यानी वो दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स थे दे वर वेरी एग्रेसिव। और फिर 47वें मिनट में विलियम्स ने गोल करके स्पेन को जब बढ़तरी दिलाई, तो फिर 73वें मिनट में इंग्लैंड के कोल पामर ने गोल करके उसे बराबर किया और खेल ख़त्म होने से कुछ देर कबल जो है वो एक और जो है स्पेन की तरफ से गोल किया गया और यूँ स्पेन जो है वो इसमें आगे बढ़ा। फिर 86वें मिनट में होने वाला स्पेन का दूसरा गोल जब मैच का फैसला कुन गोल जब वो साबित हुआ, जिसके बाद स्पेन को अब हम कह सकते हैं कि यूरो 2024 का एक बार फिर वो चैम्पियन बन चुका है। चलें जी, ये तो बात हमने फुटबॉल से मुताल्लिक की है। कुछ और खबरें भी हम शामिल करेंगे, कुछ और सेगमेंट्स भी हैं जो कि आज इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने मिस किया होगा। मैंने पूरा घंटा अकेले बोल के ज़ाहिर मैंने मिस किया। बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक आदत होती है ना। हाँ, सही बात है। वैसे तो ये हो जाता है। ये बात सही है। चलिए, नाश्ता तगड़ा किया आज आपने? नाश्ता मैंने अच्छा किया। कभी कभी अपने आप को टाइम देना चाहिए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है 1 घंटा आप, और यही होता है जिसमें आपके कोलीग्स आपको हेल्प करते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे 1 घंटा दें और 1 घंटा जो है। नाज़रीन, मेरा वीकेंड 2 दिन पे मुश्तमिल था, इनका वीकेंड 2 दिन और चंद घंटे मजीद पे मुश्तमिल था। 2 दिन 1 घंटा शुएब नहीं, पहले आना होता है ना ऑफिस। अच्छा मैं उसको शामिल कर रहा हूँ, तो ये हो जाता है। एनीवेज जी, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात हम करते हैं आवाम की परेशानी से मुताल्लिक, जो कि है बिजली के भारी बिल जो कि मजीद भारी आएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली मजीद 7 रुपये 12 पैसे तक महंगी कर दी गई है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो घरेलू सारिफीन है उनके लिए 1 यूनिट जो है वो अब 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच चुका है। और जो माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको बहरहाल कहा है कि 3 मंथ्स तक आप जरा ईजी रहें, रिलैक्स रहें, लेकिन 3 मंथ्स बाद दोबारा से आप पे इतलाक होगा। और ये तारीख में पहली बार ये भी किया गया है कि सारिफीन पर फिक्स्ड चार्जेस लग गए हैं, यानी एक तरफ बिजली महंगी और फिक्स्ड चार्जेस के बाद मजीद महंगी। अब 301 यूनिट से ज़ायद के इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस, 401 यूनिट से ज़ायद पर 400 रुपये, 501 यूनिट से ज़ायद पर 600 रुपये देना होंगे और 601 यूनिट से ज़ायद पर 800 रुपये। 700 यूनिट अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आप पे आयद होंगे। कमर्शियल और सनदी सारिफीन पर 1000 से 5000 रुपये चार्जेस जो है वो आयद किए गए हैं। अच्छा, अब इसमें 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ है वो 34 रुपये 26 पैसे का हो चुका है। 301 से 400 यूनिट तक कीमत जो है वो 39 रुपये 15 पैसे हो गई है। 401 से 500 यूनिट तक टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे हो चुका है। 501 से 600 तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको यूनिट पड़ेगा 42 रुपये 78 पैसे का। 601 से 700 यूनिट तक कीमत पड़ेगी आपको फी यूनिट 43 रुपये 92 पैसे। फिर इसी तरह 700 से अगर ऊपर जाएंगे तो 1 यूनिट पड़ेगा आपको 48 रुपये 84 पैसे का। अच्छा, और इससे पहले जब हमने बात की कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर जो रियायत दी गई, तो अक्टूबर से बिजली फिर आपके लिए महंगी होगी जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं।
और प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 1 से 100 यूनिट की कीमत 11 रुपये 69 पैसे मुकर्रर, 101 से 200 यूनिट तक कीमत 14 रुपये 16 पैसे हो चुकी है और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 1 से 100 यूनिट तक कीमत 23 रुपये 59 पैसे फी यूनिट होगी। तो ये मैंने इसलिए डिटेल्स से आपको बताया है कि ताकि आपको समझ आ जाए। अभी और डिटेल्स भी हैं वैसे। नहीं, मैंने कहा यहीं पे रुक जाता हूँ। लेकिन इतने डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बट ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम ये बोल रहे होते हैं कि ये वाला बम हमने फाड़ दिया, पेट्रोल का बम, उस तरह से, तो ये बिजली का बम जो है वो एक तरह से फट चुका है सबके ऊपर। सो ऑब्वियसली इसके बाद जब हम देखेंगे तो देखते हैं कि लोग किस तरह से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कुछ रिएक्शन देख रही थी लोगों का और उनका जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा था। लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को रोटी पूरी करें या फिर हम उनको उनके लिए जो है वो बिजली उनको मुहैया कर सकें। बिल्कुल ऐसे। और तो ये जो मामलात हैं ये हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी महंगाई है, आवाम परेशान है, किस तरह से लोग मुतासर हुए हुए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से बाकी अशिया जो हैं मार्केट में वो किस तरह से महंगी होना शुरू हो जाती हैं। सस्ते बाजार जो हैं वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करने के काबिल नहीं रह पा रही अभी। और उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अब जो है बिजली ऑलरेडी जो महंगी थी उसको मजीद महंगा कर दिया गया है। और इसमें साथ साथ सबीन जो पेट्रोल की आपने बात की, तो आज चूंकि तारीख ऐसी है कि इस पर बात करना बहुत आम है कि पेट्रोल प्राइस चूंकि इसमें रद्दोबदल होता है, बढ़ रही है। सुनने में आया है कि पेट्रोल प्राइस जो है वो बढ़ाई जाएगी, इम्कान है ये। पेट्रोल से मुतालिक कहा जा रहा है कि फी लीटर कीमत में 7 रुपये 67 पैसे इजाफा हो सकता है, तजवीज़ की गई है। और डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपये 72 पैसे बढ़ने का इम्कान है। इसमें होता क्या है जी कि वो आता है, तजवीज़ दी जाती है कि 6 रुपये 7 रुपये, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे बोझ नहीं डालूंगा, वैसे बड़ा बड़ा काटा मारते हैं, 7 रुपये नहीं 6 रुपये महंगी करेंगे, 6 रुपये 50 पैसे। 1 रुपया ज्यादा है, पॉइंट कुछ करें ना, 6 रुपये 50 पैसे का है ना। ठीक है, तो यही होता है हमारे साथ। अब ऐसे में ज़ाहिर लोग ये सवाल करते हैं, करे कोई भरे कोई, मुआहदे करें आप, भुगते अवाम, अपने अल्लाह आपके ख़त्म होते नहीं हैं, आपकी शाख खर्चा ख़त्म होती नहीं है, भुगतते हैं तो अवाम भुगतते हैं। अच्छा, वैसे अवाम क्या करें? अवाम कहती है कि फिर अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, हम नहीं अगर गाड़ी, तो जाहिर है अगर बाइक और गाड़ी नहीं कर सकते तो फिर हम ये कह रहे थे ना कि वो वाला दौर आ गया जब आप साइकिल्स पे शिफ्ट होना शुरू कर दें। लेकिन अब जो मामला है वो और ख़राब होता जा रहा है, वो इस वजह से कि जब लोगों ने कहा कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, अब हम जाते हैं साइकिल्स लेने। साइकिल लेने के लिए दुकानों पर जाते तो उनकी कीमतें भी आसमान से बातें करती हैं। 10,000 रुपए की जो साइकिल है वो अब आपको कम से कम जो है वो तकरीबन 24 से 25,000 रुपए की वो साइकिल आपको मिल रही है। तो उसी लिहाज से जो रेट्स है, जिसका जो डिफरेंस हमने आपको बताया कि कहाँ 10,000 और कहाँ 24, 25 या 30,000 रुपए की साइकिल आपको मिलेगी, सो वो एक जो डिफरेंस है वो आप उसको आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं। सो अब वो वाली बात होगी है शुएब के जो बाइक का कह रहे थे कि जी हम बाइक और गाड़ी तो चले, अब बहुत जिन्होंने ले ली चले, वो अब पेट्रोल अफोर्ड कर दे, बड़ी बात है। बिल्कुल। सो बाइक अलग बात है, अब तो साइकिल जो है उससे भी लोग परेशान हो रहे हैं कि अब हम किधर जाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने कहा ना 25-30, मैं सोच रहा हूँ कि ये भी बड़ा मुश्किल है। बच्चों की मिलती है अब तो इतने की साइकिल, जितनी साइकिल महंगी हो गई लिटरली। हाँ, हम बहुत बेसिक की बात करें ना, वो बेसिक साइकिल जिसके अंदर कोई फीचर्स भी नहीं है, कोई सेफ्टी भी उस तरह से नहीं होती है। एक साइकिल हम देख रहे हो जो पुराने सन जीरो से चलती आ रही है। अपना ज़माना याद कराया सबीना आपने मुझे। जो साइकिल चलती आ रही है, ये उसकी कीमत मैंने बताई है, शायद सही बात है आपकी, शायद उसमें भी वो ना नहीं आती ना, बाकी बहुत महंगी हो गई साइकिल। सही बात है। अच्छा, ऐसे में लोग क्या करें, क्योंकि हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना, मेरा ख्याल है फिर लोग अपने आप पे काम करें, कोई ऐसा स्किल सीख लें, कोई ऐसा काम कर लें, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें कि हम ज़्यादा कमाएं, कोई डॉलर्स में कमाएं कि अपने ये खर्चात पूरे करें, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो जो करना है दिन मनाते हैं, ठीक है, जो हम हर साल मनाते हैं। सो आज जो है दिन मना रहे हैं, नौजवानों में हुनरमंदी का दिन आज मनाया जा रहा है, स्किल डे। एग्जैक्टली, यूथ स्किल्स डे या वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इसको कहा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने और उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी हम बात करते हैं, अपना बिजनेस रन करें, अपना कोई स्टार्टअप लेके आए ताकि आप कुछ ना कुछ अपने लिए कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जिस तरह आपने बात की है कि हुकूमत तो कुछ नहीं करना, जो करना है आपने खुद करना है, लेकिन शुएब उसके साथ साथ अब जाहिर है नौजवान ये भी सोच रहे हैं कि अब अच्छा ठीक है हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, हम अब करें क्या, स्किल्स कैसे अपने अंदर डेवलप करें। सो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, बिलखुसूस एआई की अगर बात की जाए तो तेजी से वो मकबूलियत हासिल कर चुका है, निज़ाम बदल रहा है। सो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो अब जॉब की नेचर बदल रही है, जॉब मार्केट तकरीबन चेंज होती है हमें नजर आ रही है। अब ऐसे में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो क्या करें, अपने अंदर स्किल्स कैसे डेवलप करें, और उसके साथ साथ क्या हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो क्या बच्चों में
उनको डिग्री देने के साथ साथ क्या उनमें स्किल्स भी डेवलप करें या नहीं करें। आज हमें कॉल भी करें और कॉल करके ज़रा हमें बताएं कि आपने क्या ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप की जिसके बाद आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई आपका स्टार्टअप हो, ये बताएं। या अगर आपने जो करना था जिंदगी में कर लिया, बच्चों से मुतालिक आप कोई सोच रखते हैं तो फिर आप उनके लिए क्या करें, क्या इंटरवेंशन है जो आपने की हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंटरवेंशंस करें, क्योंकि दौर ऐसा है, ऐसे में स्टडीज़ के साथ साथ स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्कूल लेवल से ही कितना इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को स्किल्स की तरफ लेकर जाना। तो इस पर आज हम बात करेंगे। लाइफ कोच एंड ट्रेनर इरम फातिमा रिजवी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट टू हैव यू। इरम साहिबा, स्किल की इंपॉर्टेंस पर हम बात तो करते हैं, लेकिन ऐसे में स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, हम इसको कैसे समझें कि अच्छा बच्चा जा रहा है, वो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, ठीक है, रूटीन का जाता है, पढ़ता है, वापस आ जाता है, स्किल कहाँ है इसमें और स्किल कहाँ इनकॉर्पोरेट हो रही है उसके अंदर? अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा बोझ स्कूल के ऊपर ना डालें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल का करिकुलम आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि उसके अंदर वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कर रहे हैं। बहुत से स्कूल्स अब रोबोटिक्स और एआई को अनेबल कर रहे हैं, बहुत से नहीं कर रहे हैं। जब वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब स्कूल को आप एडवाइस करें एज पेरेंटिंग जो कमेटी होती है, और अगर वो नहीं कर पाते तो फिर आप कोर्सेज करवाएं बहुत छोटी सी एज से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को ये चीज़ें छोटी एजेस में देना शुरू करें, ताकि बाय द टाइम वो यूनिवर्सिटी तक पहुँचें, अपना 12th क्लियर कर रहे हो, A लेवल क्लियर कर रहे हो, तो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आपका माहौल है, ये चीज़ें हो रही हैं, एंड दिस इज़ वॉट आई नीड टू डू। द इशू इज़ दैट मोस्ट ऑफ द डिग्रीज दैट वी हैव अर्नड इन पाकिस्तान, बाय द टाइम हमारी डिग्री ख़त्म होती है, वो जो कुछ हमने पढ़ा होता है वो एब्सोल्यूट हो चुका होता है। ये बड़ा मसला है जी। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप टू डेट रहिए जो इंटरनेशनल मार्केट होती है, स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। मैं वाकई रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ ये देखें कि यूएस में क्या नीड चल रही है, रशिया में क्या चल रही है, चाइना में क्या चल रही है, व्हाट आर द न्यू सर्टिफिकेशंस दैट आर गोइंग ऑन, इलेक्ट्रिक रिलेटेड, मैकेनिकल रिलेटेड, IT रिलेटेड, और अपने जो आपकी डिग्री चल रही है या जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ वो शॉर्ट कोर्सेज करते रहें, अपने आप को इनेबल करते रहें। क्योंकि ये एक इशू है बहुत बड़ा कि जब आप पाकिस्तान में जब आप डिग्री करेंगे तो हो सकता है आप पाकिस्तान की मार्केट के लिए ठीक हो, विच इज़ अगेन अ चैलेंज। लेकिन द मोमेंट आप अपनी डिग्री करते हैं और आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, अपनी स्किल्स का वर्जन बताते हैं, वो वर्जन खत्म हो चुका होता है 4 साल पहले, एंड दैट्स एन इशू विद द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये और अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन आप बता रही हैं इरम, ऑब्वियसली अगर लोग खुद से इसके ऊपर भी सर्च करना चाहें, जो सर्टिफिकेशंस की आपने बात की है, वो आपको इजीली अब ऑनलाइन आपको कोर्सेज और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल सकती है। लेकिन पता है क्या है, ये वो एक सोच की बात है कि वो सोच हम डेवलप नहीं कर रहे कि हमारे यंगस्टर्स को अब वो जॉब लेनी है, जॉब लेने के लिए भी आपको नई स्किल्स क्या डेवलप करनी है उसके बारे में इवन ड्यूरिंग जॉब एग्जैक्टली। मेरी हमारे अपना एग्जांपल है कि हाँ, मेरे हस्बैंड जो थे उनकी सीरीज ऑफ बिजनेसेस थे, और उनको ये फील होना शुरू हो गया था दुबई में कि पहले कैमरे का या हार्डवेयर का कर रहे थे, फिर कह रहे थे कि ये ऑब्सोल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ही टुक अप कोर्सेज एंड ही वेंट इनटू क्लाउड एंड प्रोग्रामिंग, एंड देन ही डेवलप्ड अ पोर्टल, और पोर्टल हमने एग्जिट करके पाकिस्तान आए। नाउ ही इज कंप्लीटली इनटू AI। तो वो उन्होंने कब चेंज किया? व्हेन ही वाज 30-32, मतलब अच्छी उरूज पे जाके एक शख्स जो अच्छे बिजनेसेस कर रहा है उसने किया कि मुझे दिखाई दे रहा है, कर लिया इसका ना, मतलब किया। बिल्कुल आप मार्केट में इन होने चाहिए, आपका नेटवर्क्स होने चाहिए, लोगों में उठे बैठे। सिर्फ पाकिस्तान की जो हमारी जो यहाँ पे हो रही होती हैं एग्जीबिशंस एंड ऑल, वहाँ पे ना जाएं, इंटरनेशनल वालों में रजिस्टर करें और लॉग इन करके ऑनलाइन अटेंड करें। मैं नहीं कह रही ट्रैवल करें, लेकिन आप सुने तो सही ना कि श्नाइडर क्या कह रहा है, IBM क्या कह रहा है, हो गया, एक्सेसिबल हो गया सब कुछ। आप यकीन करें शुएब, ये फ्री होते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के हर क्वार्टर के अंदर जो वो करते हैं, लोग रजिस्टर करें एंड गेट नॉलेज आउट ऑफ इट, नॉलेज बेस का, आप उसमें जाएं, वो फ्री होते हैं, वो बच्चों के लिए होते हैं कि क्या लेटेस्ट चीज़ आ रही है। बिल्कुल सही है। अब इंटेल खत्म होने वाला है, आपको पता है, प्रोसेसर चिप जाने वाले, किंगस्टन जाने वाले, तो हमारा जो इतना बड़ा PC है वो छोटा सा हो रहा है, और एप्पल अनाउंस कर चुका है, एप्पल ने अभी अनाउंस किया है। तो इसका मतलब हम जो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, जो मेरा बेटा जो पढ़ रहा है वो ऑब्सोल्यूट हो चुका होगा, तो इसलिए हमें फौरन से इंटरवेंशन की जरूरत है। अच्छा, आपके साथ साथ हमें ज्वाइन किया माहिर तालीम में समन मजीद साहबा, कराची से आपने हमें ज्वाइन किया। समन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह शुएब, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा समन, चूँकि हमारा मौजू है आज स्किल्स पे है, और हम जब वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बात कर रहे हैं, ऐसे में चूँकि आप इससे जुड़ी भी हैं और स्टेम एजुकेशन में बहुत आपका काम है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर हम ये सवाल आपके सामने रखें कि जब हम स्किल्स की बात करते हैं और हम जो इंटरवेंशंस लेकर आए अपने निज़ाम में, तो अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अभी बहुत ज़्यादा हमें जो है वो आप समझिए फासला तय करना है
स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अवेयरनेस देना बहुत बाकी है। अभी भी पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा स्कूल चला गया, उसने कोई डिग्री ले ली, मास्टर्स कर लिया, इवन के मास्टर्स के बाद भी जो है ना वो इनएक्सपीरियंस लोग बैठे हुए होते हैं, इसलिए वो जॉब मार्केट में फिट नहीं हो पाते। तो हम स्टेम एजुकेशन से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो क्लास 1 से स्टार्ट कर रहा है उसके वहीं से स्किल बिल्डिंग शुरू करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि उसको आगे जब वो बड़ा होगा तो अपनी डिग्री के साथ साथ उसको जॉब मार्केट में जॉब्स अवेलेबल होंगी, इवन कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो स्टेम इन है, लेकिन पाकिस्तान में आ भी चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ तय करना बाकी है। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या इंटरवेंशंस करनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल की बात की जाए या इदारे अपने ओन पे करें? और मेरा ख्याल ये भी है कि चलें एक चैप्टर भी है, एक क्लास है, एक सेशन हो रही है, वहाँ पर टीचर्स का खुद भी तो रोल आता है कि आप किस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, आपकी लेसन प्लानिंग कैसी है और उसके बाद आप उस लेसन को डिलीवर किस तरह से करते हैं। सो वो जो एक सोच है वो इनकॉर्पोरेट तो इस लेवल पर भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए हम जो है ना वो स्टेम को करिकुलम के साथ अलाइन कर रहे हैं। कुछ स्कूल इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास बहुत सारे कोर्सेज स्टेम के इंडल्ज हैं, उनके करिकुलम में इंडल्ज हो चुके हैं। लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ कि अभी भी इतना सारा जो हमारा परसेंटेज है जिनको अभी तक ये अवेयरनेस ही नहीं है कि स्टेम एक्चुअली है क्या। तो स्टेम को करिकुलम में अलाइन करने के लिए पहले हमें बहुत जरूरी है कि इसकी अवेयरनेस स्कूल्स, पेरेंट्स तक पहुंचे, ताकि उनको पता हो कि हमारे बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। अभी भी वो उसको सिर्फ क्या समझते हैं कि अगर हमने उसको समर कैंप में करवा लिया या छोटा मोटा कोई ऐसे कोर्स बच्चा फ्री हो, नो, इट्स नीड कि हम इसको स्कूल्स के करिकुलम में इंडल्ज करें, तभी जो है एक बच्चा 1 क्लास से जब वो आएगा, वो A लेवल तक आएगा, O लेवल्स तक आएगा, तो वो इस काबिल होगा। इवन कि अभी हमारे पास जो अच्छे स्कूल्स हैं वो उसको इंडल्ज करके उनके जो O लेवल्स, A लेवल्स के बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा कोर्स है गेम डेवलपमेंट, उससे जो है वो बच्चे अर्न करना शुरू कर लेते हैं इन द एज ऑफ जब वो 7 या 8 क्लास में आते हैं। तो हम इस पे काम कर रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो एक एरिया है वो छोटा है और गवर्नमेंट कहीं पर हमें साथ देती भी है और कहीं पर अभी हमें नीड है कि इसको एक बड़े स्केल पे लेके जाया जाए। स्कूल का करिकुलम अलाइन किया जाए स्टेम के साथ, टीचर्स को ट्रेन किया जाए, उनके लेसन प्लानिंग में स्टेम को डाला जाए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तरह के छोटे कोर्सेज वो स्कूल लेवल पे कराए जाएं, ताकि पेरेंट्स को बर्डनाइज भी ना हो और बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को साथ लेके चले। अच्छा इरम, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो बात हम कर रहे हैं, बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को लेकर चले, तालीम और स्किल, ये इसका बैलेंस कितना ज़रूरी है? चूँकि एक राय ये भी तो कायम हो गई ना कि अच्छा आप कन्वेंशनल जो स्कूल्स हैं नहीं, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तालीमी इदारे इस तरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्किल्स बच्चे को दिए जाएँ। या जब हम यूथ की बात करें तो इरम, ठीक है। तो शोएब, वन ऑफ द थिंग्स इज़ दैट हमारे यहाँ रेशो पाकिस्तान का बड़ा ख़तरनाक है। दुनिया भर में 70% एजुकेशन होती है, 30% जो है स्किल होती है। पाकिस्तान में इट इज़ ऑपोजिट। और ये इसलिए होता जा रहा है बिकॉज मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ तो वो जो हम अपना चूना बेच रहे होते हैं ना, लोग जो कहते हैं अमेज़ॉन का कोर्स कर लो, तो ये कर लो, छोटा छोटा कर लो। अगर आप खुद इतने बड़े सेलर होते हैं अमेज़ॉन पे, तो आप ये कोर्स फ्री में बांट रहे होते हैं, आप अपना बिजनेस मॉडल नहीं बनाते इसको। तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन सब चीज़ों को ऐसा कर दिया कि बस यही करो 12th स्टैंडर्ड के बाद, इनफैक्ट 10th के बाद यही करो एंड दैट्स इट। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आप अप्लाई करते हैं और आपने किया है बैचलर्स इन मीडिया साइंसेस, तो आप की सिलेक्शन होगी या उस शख्स की सिलेक्शन होगी जिसने 10th के बाद 4 साल फ्रीलांसिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, 5 साल की है। डिग्री की इंपॉर्टेंस, डिग्री वाली की इसलिए इंपॉर्टेंस भी होती है बिकॉज आपको एक माहौल मिलता है। आप उस क्लास में ऐसे 25 बच्चों के साथ, 30 बच्चों के साथ होते हैं जो आपका विजन रखते हैं। तो माना कि थोड़ा सा करिकुलम पीछे हो सकता है, लेकिन विजन आपके एक जैसे होते हैं, लिंगोज आपकी होती है। फ्रीलांसर एक कमरे में बंदा बैठा हुआ या छोटी सी अपनी टीम बना के कितना सीख लेगा जिसने यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर नहीं लिया है। ये नंबर 1 इसलिए हो रहा है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं, वी डोंट हैव मच यूनिवर्सिटीज़। नंबर 2, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा है, बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते या स्कॉलरशिप नहीं ले पाते, वो कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्किल के साथ साथ डिग्री लें, बिकॉज दैट्स अ रिकग्निशन, दुनिया में आपकी पहचान होती है। द मोमेंट आपका दूसरे शख्स के साथ कंपैरिजन होने लगेगा, नंबर 1 पॉइंट जो कि अब HR का भी हम कहते हैं, लिंक्डइन का भी, कि वो आपको जो है अब वहाँ पे वो फॉर्मूलाज लगे होंगे, आप नीचे गिर जाएंगे द मोमेंट यू हैव नॉट डन डिग्री कंपेयर टू द 5000 पीपल जिन्होंने डिग्री की हुई है। तो यहाँ पे अपना कंपैरिजन आप फ्यूचर करें। वैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने होती हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि डिग्री वाले लोग बाज़ों का जो है वो, मैं अब
कुछ डिग्रीज की मतलब सब फील्ड्स की रिस्पेक्ट में करती हूँ, बट इंजीनियर्स के हवाले से आ रहा होता है कि इंजीनियर की डिग्री जो पहले बहुत अहमियत रखती थी, और ऑब्वियसली वो एक प्रैक्टिकल फील्ड है, एवरीबडी नोज, बट स्टिल उसकी उस तरह से अहमियत नहीं है अगर आज के दौर के लिहाज से आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आपने नहीं ढाला। सो हमने यही देखा है कि डिग्री आपके पास है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको रखा नहीं जा रहा होता। बिल्कुल ठीक है। और बाज़ औक़ात हम ये भी देख रहे होते हैं कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही होती है कि इस शख्स को तो काम आता है, तो डिग्री का क्या है, काम आता है तो बस अपनी कंपनी के लिए इसको हायर कर लें। ये बहुत अच्छा आपने चीज़ कही है। देखें, जो सेलेक्ट होते हैं सिर्फ स्किल के बेस पे, और वो तभी हो पाते हैं जब आपको कोई जानता हो। आप किसी नेटवर्क में कहीं पे आप स्टूडेंट थे, कहीं पे उसको याद था कि ये मेरा बड़ा तेज स्टूडेंट था और फैमिली के हालात की वजह से नहीं कर सका, लेकिन ये अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा था। आप यकीन करें, ऐसे बंद कमरे में आप एकदम से उठ के नहीं निकलते अनलेस एंड अनटिल आपका कोई कॉन्टैक्ट हो। आपके क्वेश्चन में ये आंसर था कि कुछ लोग ऐसे हैं, तो ट्रस्ट मी, हज़ारों में 10,000 में एक शख्स ऐसा निकलता है जिसने डिग्री ना की हो और वो सक्सेसफुल हुआ है। और ये आप देखिए, हमारी यूथ में एक प्रॉब्लम फैली हुई है जो अनएम्प्लॉयमेंट की है। फ्रीलांसिंग में हम सिर्फ $5-10 पर प्रोजेक्ट पे कमा के खुश हैं, $100-200 पे खुश हैं। हम बड़ा विजन ही नहीं ले रहे होते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिगर एक जॉब उठाऊं मैं यूएस की पूरी, व्हाई एम आई डूइंग फ्रीलांसिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। समन, आपसे भी कमेंट लूंगा मैं, चूंकि स्टेम एजुकेशन पे आपका काम है और इसमें मैं ज़रूर ये राय भी लूंगा आपसे, जो आपने पहले भी बात की कि आप तो छोटे लेवल पे ज़रा काम करें, लेकिन गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, कहीं करती है कहीं नहीं भी करती, ताकि अलाइन हो करिकुलम। चूँकि इससे पहले बात भी कि तालीम और स्किल, इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़र में इस पर कितना काम हुआ है कि तालीम के साथ साथ स्किल बैलेंस हो, ये ना हो कि सिर्फ या तो तालीम या तो सिर्फ स्किल? अच्छा, हमारे पास ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो 9-10 करता है, जो एक कन्वेंशनल थिंकिंग बनी हुई है कि उसको लैंग्वेज कोर्स करा दो या उसको कोई कंप्यूटर का कोर्स करवा दो, और उसके बाद वो बच्चा क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा अर्न करने लगता है तो वो बच्चा कहता है मुझे अब ज़रूरत नहीं है आगे डिग्री की। लेकिन उनको उसको ये समझाना होता है कि डिग्री इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स लाइन टुगेदर। अगर ये दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई एक चीज मिसिंग है, तो आप वो समझ लेंगे आपकी गाड़ी का जो है वो एक टायर है, जो कि वो एक पंचर है, जिसपे आप गाड़ी बहुत दूर तक नहीं चला सकते। तो जो अभी आपने इरम ने भी जो बात करी, और जो मैं भी अभी सारी जो कर रही हूँ उसको, कि इवन दो स्किल्स हम बच्चों को लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि करिकुलम के साथ आपको लेके चलना है, ताकि वो बच्चे को ये पता हो कि डिग्री की मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आपकी डिग्री की बेस पे। 1000 में कोई एक, जैसे अभी बोला गया कि वो एक ही होगा जो शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन डिग्री इज अ मस्ट है कि आपको स्किल्स आने चाहिए। और अगर आपने सिर्फ डिग्री करी, मतलब मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने PhD तक कर लिया और उसके बाद जब वो जॉब मार्केट में आए तो उनकी वर्थ ही नहीं थी। वर्थ ये नहीं थी कि एक बंदा जो एक स्किल्स के साथ आया था, मास्टर्स इवन करके या ग्रेजुएट करके, उसकी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस थी, उसको जो है वो अच्छी पे भी मिल रही थी, लेकिन एक PhD बंदा विदाउट स्किल्स, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, उसको वो लेवल की जॉब नहीं मिल रही थी। उसको वो फील करता है फ्रस्ट्रेशन कि मैंने इतना पढ़ा और अब इसके पढ़ने के बाद जो है वो मुझे उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है। तो यही चीज है कि हमें अभी से पेरेंट्स को ये बात बतानी है और बच्चों को भी ये गाइड करना है कि डिग्री की भी इंपॉर्टेंस है, स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों चीजों को अपने साथ लेके चलना है, दोनों चीजों को साथ लेकर आपने चलना है। किसी एक तरफ नहीं आप जा सकते कि या मैं सिर्फ तालीम हासिल करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, या मैं सिर्फ स्किल की तरफ जाऊंगा तो कामयाबी। आपको बैलेंस रखना होगा। समन, बहुत शुक्रिया। एरम, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं और जिस तरह बात होती है कि इंटरवेंशंस आपने करनी होते हैं तालीमी मैदान में, तो ऐसे में एक खबर हमारे पास है गूगल से मुताल्लिक। गूगल ने पाकिस्तान में 50 के करीब स्मार्ट स्कूल कायम करने का ऐलान किया था, और इन स्कूलों की अगर हम बात करें तो असातिज़ा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन तालीम की खुसूसी तरबियत दी जाएगी, जो कि वैसे भी इंटरनेशनल आप देखते हैं कि अब जो स्कूलिंग है उस थोड़ी सी बदली है, AI का यूज़ भी हुआ है, प्लस ये सबीन के ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा उसमें मुतारिफ कराए गए अगर आप स्कूल नहीं भी जा सकते। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मसला है ना कि आप बहुत सी जगहों पे आप नहीं जा पा रहे होते, उसमें स्कूल नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक गैप होता है स्टूडेंट और टीचर का भी। बिल्कुल ऐसे ही वो उस गैप को कम करने के लिए भी ज़ाहिर है उसके हवाले से बात की जा रही है कि ज़ाहिर है वो गैप अगर कम होगा तो स्टूडेंट और टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा, समझा सकेगा, और स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ सकेगा। और इसमें वफाकी वज़ारत तालीम की मैं बात करूँ तो उनके सेक्रेटरी हैं महिउद्दीन अहमद वानी साहब, और उन्होंने कहा है कि जो गूगल है वो स्मार्ट स्कूल के हवाले से साज़ा की ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप्स करेगा। गूगल फॉर एजुकेशन टीम जो वज़ारत तालीम के साथ मिलकर इस मनसूबे पर अमल दरामद करवाएगी, और इस मनसूबे में एक पब्लिक गूगल रेफरेंस स्कूल का क़याम, 2000 नौजवानों को गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स के जरिए मुलाजमत के लिए हुनर की तरबियत,
और होस्टिंग पर मुमकिन ताउन जब फराहम किया जाएगा। और जो इनिशियल लेवल है उसमें हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स में गूगल सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम भी किया जाएगा, जिसमें गूगल फॉर एजुकेशन के जदीद तरीक़ों पर असातिज़ा को, स्टूडेंट्स को क्लासेस दी जाएंगी। और ये भी वज़ारत की तरफ से कहा गया है कि जो स्कूल्स हैं उसमें तालिबात को ऑनलाइन तालीम हासिल करने के तरीक़ों से रोशनास कराया जाएगा। फिर उसके बाद स्मार्ट स्कूलों का जो दायरा कार है वो इस्लामाबाद से दीगर स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। तो बड़े अच्छे स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। स्पेशली जो आपने बात की ना कि AI का दौर है, तो AI इसमें इनकॉर्पोरेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रेक की तरफ ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब वक्त आ जाता है शुएब के फेवरेट टॉपिक का। ओके, मेरा फेवरेट टॉपिक खाना पीना है, उसके बाद सिर्फ बात करना नहीं है। अच्छा, वो फिर प्रेजेंट करना भी है, उसके लिए फिर एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी है ना। हाँ, मतलब जरूरी तो है, जिनको अच्छा जो है वो खाना बनाना आता हो। Exactly. राइट। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, वैसे आपको जरा हटाते हैं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं खाने से, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में खाने जो हैं पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं। चाहे कोई किसी और मुल्क से पाकिस्तान आए, वो मज़े की जो स्पाइसी या कुछ स्पाइसी ना भी हो, मज़े के समोसा ही क्यों ना हो, समोसा वही क्यों ना हो, ऑब्वियसली वो ट्राई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ऐसे में दुनिया भर में जो पाकिस्तानी शेफ्स हैं वो भी नाम कमा रहे हैं। मलेशिया की बात की जाए, वहाँ पर मुनक्किद हुआ खानों का एक आलमी मुकाबला, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने धूम मचाई है और सी फूड और चिकन कैटेगरी में ऐसे मज़े के खाने उन्होंने बनाए, ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने रेसिपीज़ पेश की हैं कि गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया है। हमारे 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये बैटल ऑफ शेफ्स 2024 एग्जैक्टली, इसमें जिन्होंने गोल्ड हासिल किया, यानी गोल्ड मेडल हासिल किया। आज हम उनकी बात पहले कर लेते हैं। बिल्कुल जी, ब्रॉन्ज मेडल वाले हमारे साथ मौजूद नहीं है अभी, लेकिन 2 ऐसी शेफ्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हासिल किया है। हमारे साथ है जी सहरी शयूब और आयशा अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अब ये बताइएगा कैटेगरीज जो हमने बताई हैं, सी फूड और चिकन। सी फूड एंड चिकन मेन कोर्स। तो सैरिश से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। जी सैरिश बताइएगा थोड़ा सा इस कैटेगरी से मुताल्लिक। मैंने सी फूड में किया था, मेरी सी फूड की कैटेगरी थी, सैरिश ने चिकन में किया था, तो कैटेगरीज थी। ओके, चलिए फिर पहले सी फूड कैटेगरी की बात करते हैं। सी फूड कैटेगरी में कितना कंपटीशन था, यानी कितना टफ कंपटीशन था? और ऐसे में बिल्कुल ठीक है, दोनों डिफरेंट नजर है। तो सी फूड पे जरा पहले मुझे राय दीजिएगा, कितना टफ कंपटीशन था, कितने कंटेस्टेंट्स थे, कितना चैलेंजिंग था? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। जाहिर सी बात है, नेशनल इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसका प्रेशर ही डिफरेंट होता है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो हमें जिस तरीके से सिखाया गया उस तरीके से हमने कंपटीशन में गए और हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। और हम डिफरेंट लोगों से मिले, हमें कल्चर का पता लगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर मलेशिया जाके इस इवेंट में हमें बहुत अच्छी चीजों का एक्सपीरियंस मिला। अच्छा आयशा, रेसिपी के हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा, क्या चेंजेस आपने की? क्योंकि ज़ाहिर है एक खाना अगर है तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह अगर देखा जाए तो उसकी बड़ी रेसिपीज़ होती हैं, हर कोई अपने लिहाज से, स्पेशली हर इलाके में वो रेसिपी उस डिश की डिफरेंट रेसिपी जो है वो यूज़ की जा रही होती है। तो थोड़ा सा रेसिपी से मुतालिक बताएं, आपने क्या जादू किया? हम लोगों ने चेंजिंग ये की कि हमने उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है अपनी रेसिपी को मेंटेन किया। हमें जो है उनके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से हमें अपनी रेसिपी को बनाना था। वो लोग बिल्कुल जो है फीका खाना पसंद करते हैं, हमने फीके के साथ जो है अपना पाकिस्तानी टच दिया, थोड़ा स्वीट, थोड़ा सावर और थोड़ा सा फीका। तो उनको वो जो हमारा ब्लेंड था स्पाइसेस का और जो इसकी सारा हमने जो बनाई थी रेसिपी, वो उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि जो है वो तारीफ के बगैर गए। बिल्कुल यही चीज़ हमने चिकन में भी यही चीज़ की। मेरा चिकन मशरूम था, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करना और फिर उसको डिस्प्ले पे लगाना। हमारे पास सॉसेज होती है डिफरेंट टाइप की, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सब किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फ़र्क होता है, ये सवाल दोनों से। तो पहले सैरिश आप मुझे इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ज़ाहिर है किसी और जगह पर जाना, और ज़ाहिर है जब वहाँ के मीट की भी हम बात करते हैं, ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, उसका टेस्ट इटसेल्फ डिफरेंट होता है, और फिर जो स्पाइसेस आपको मिल रही होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आपको वहाँ मिल रहे होते हैं, वो ज़रा डिफरेंट होते हैं।
तो तकरीबन इस ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा जब आप पाकिस्तान में स्पाइसी खाने बनाते रहे हो, यहाँ के इन्वायरमेंट को समझते हुए, लेकिन किसी नई जगह पर जाकर इंग्रेडिएंट्स भले नाम वही होते हैं लेकिन ज़रा उनकी क्वालिटी भी चेंज है, उनका टेस्ट भी चेंज है, उसमें मैं कहूँगा खेलना ये बड़ा मुश्किल होता है। असल में ये है कि हमें यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेन किया गया है, जो हमारे सर हैं, जो हमारे टीचर ने हम लोग को ट्रेन किया है, उसी तरीके से ट्रेन किया है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेलें तो उस तरीके से हम उनके एक खाने के और टेस्ट के म्यार को हम बिल्कुल एक डेवलप कर सकें। और ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी खाने तो जाहिर सी बात है, माशाल्लाह पाकिस्तानी खाने तो फिर पाकिस्तानी खाने होते हैं। ये कि हमें ट्रेन भी इस तरीके से किया गया और हम लोगों ने वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट किया, मतलब बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, और वापस आकर क्या पज़ीराई मिली है हुकूमत की तरफ से? इनामात भी सुना है मिले? नॉन जी मिनिस्टर जो है टूरिज्म के जो मिनिस्टर है जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उन्होंने हम लोगों को जो है 50,000 जो है ईच सबको जो है वो अनाउंस किया है, बल्कि दे भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस कंपटीशन के मुतालिक जानना चाहूँगा आपसे कि इस कंपटीशन की इटसेल्फ क्या सिग्निफिकेंस है और यहाँ पर पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती आई है? जैसे इस दफ़ा हम 4 स्टूडेंट्स की बात तो कर रहे हैं कि वो जीत कर आई, लेकिन अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन कितनी थी पाकिस्तान की तरफ से? आयशा, अगर आप रिस्पॉन्ड करें इसको। पाकिस्तान से हम सिर्फ 4 गर्ल्स गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों ने मेडल्स विन किए माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि वो इस तरीके से जाएं इंटरनेशनली और जो है वो करें, पार्टिसिपेट करें। और फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, मैं ये समझती हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे माशाल्लाह से, मुझे ही नहीं बल्कि हम चारों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी कि हमारा सारा कुछ जो है वो उन्होंने किया। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, स्पेशली कि उन्होंने जो है हमारे लिए सारा कुछ किया। चलें, ज़बरदस्त। वैसे भी शुक्रिया अदा, चलें आपने नेशनल टीवी पे भी शुक्रिया अदा कर दिया, बड़े खुश होंगे वो। अच्छा, आप दोनों की आप खुद से अगर मैं पूछूं कि पर्सनल फेवरेट डिश कौन सी होगी जो कि आपको लगता होगा कि मैं ये डिश बड़ी ज़बरदस्त बना लेती हूँ? आयशा आप भी बताइएगा और सरिश आप भी बताइएगा। मुझे सी फूड में खेलना बहुत अच्छा लगता है, सी फूड बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा ये होता है, मैं जब भी जितने भी मैंने पार्टिसिपेशन की है जितने भी कॉन्टेस्ट में, तो मैंने जो है स्पेशली सी फूड को जो है वो किया है। तो मैं सी फूड बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मुझे सी फूड बहुत बनाना बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है। और ये कि अगर पाकिस्तानी कुजीन की बात की जाए तो मुझे पाकिस्तानी कुजीन में पुलाव बहुत पसंद है और मैं चिकन की कैटेगरी ज्यादा प्रेफर करती हूँ और चिकन की चीजें ज्यादा बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को सब चीजें, मतलब चिकन की ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए आपने उसी कैटेगरी में किस्मत आजमाई की और ज़रा ये एक स्किल था जो आप दोनों के पास था जिसको आपने यूटिलाइज किया और पाकिस्तान का नाम इस तरीके से रोशन किया कि आप एक इंटरनेशनल कंपटीशन में दोनों गई, बल्कि चारों स्टूडेंट्स गई और चारों ने कंपटीशन में ज़रा विन किया, गोल्ड मेडल विन, ब्रॉन्ज मेडल भी। थैंक यू सो मच आयशा, इन सारे साथ मौजूद थी, हमसे इस कंपटीशन से मुताल्लिक़ करें थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन पे की जाने वाली स्क्रॉलिंग, वो हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डालती है। जैसे कि इस पर बहुत बात इस तरीके से भी होती आई है कि हमारे बच्चे स्पेशली जिनके पुख्ता जहन नहीं होते, वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, एक वीडियो ऐसी आती है जिसमें हम देखते हैं वायलेंस है, आगे बढ़े एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें कोई हंस रहा है, एक और वीडियो आती है उसमें कोई और सीरियस कंटेंट है, स्क्रॉल करते जाते हैं तो बार बार मूड स्विच हो रहा है, स्विच हो रहा है, स्विच हो रहा है, इवेंट्स चेंज हो रहे हैं फौरन। सो जाहिर है उससे क्या असर होता है हमारे बच्चों के ऊपर, स्पेशली आईसाइट तो वीक होती है, कितने सारे और ज़हन पे कितना फर्क है, ज़हन पे कितना फ़र्क होता है। तो आज इस हवाले से बात करने के हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयब अफगानी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह अभी शुएब ने भी बात की कि किस तरह से एक वीडियो
वीडियो देखते हैं उसमें हंस रहे हैं, जो अगली वीडियो है उसको अगर देखा जाए तो उसमें उदास है, तीसरी वीडियो हो सकता है कि वायलेंस हो रहा है उस वीडियो में, तो जाहिर सी बात है इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के जहन के ऊपर होता है। मैं ये सोचती हूँ शुएब बाज़ औक़ात के बड़ों के जहन पे कितना असर होता है। तो हम तो चले हम उसको कोप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ उठ बैठ लेते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा हाँ ये इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, और हम बेसिकली कोई ऐसे मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं कि हम उसको किसी ना किसी तरीके से वो कर रहे होते। तो डॉक्टर साहब आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि किस तरह से, जिस तरह सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है जिसमें हंस रहे हैं, दूसरी वीडियो आती है जिसमें उदासी है, तीसरी वीडियो होती है जिसमें रो रहे हैं, चौथी वीडियो है जिसमें खुदा ना खास्ता वायलेंस है, तो ये इस तरह से हमारे बच्चे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, इसका जहन पे क्या असर होता है? बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली तो आई एम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मैं तो आई के हवाले से ज़्यादा आपको भी बात करूंगा, लेकिन आपको शायद याद हो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन जनरल ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उनका ख्याल है कि सोशल मीडिया पर भी उसी तरह अब यानी एक वार्निंग दी जाए जिस तरह सिगरेट के डब्बियों पर वार्निंग दी जाती है कि सिगरेट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, इस तरह सोशल मीडिया इज डेंजरस फॉर हेल्थ। ये तो अब बहुत मुल्कों में, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान में अभी इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, लेकिन बाकी मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में अब बहुत तवज्जो दी जा रही है लगाने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और डॉक्टर साहब ये क्या यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल चूंकि स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चूंकि वो कंटेंट जो हमने रेफर किया उसका मकसद भी ये था, चूंकि वो कंटेंट ऐसा है कि वो बच्चा उस कंटेंट में बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है और उस कंटेंट से इतना जुड़ जाता है कि वो देखता है। अब वो जो देख रहा है बार बार, वो रात को भी देख रहा है, सोने से पहले, वो सुबह उठते साथ भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, लाइट कमरे की ऑन है नहीं है, मुनासिब रोशनी है नहीं है, वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। वो जो रेज़ हैं, वो जो अंधेरे में फ़ोन का इस्तेमाल है, और चूँकि वो कंटेंट में इतना ज़्यादा डीप है कि वो देखता ही चला जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसको, और वक्त का एहसास नहीं हो रहा, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो स्मार्टफोन देख रहा है। आई साइट पर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल। आप असल में जो एक तो आपने जैसे बात की मेंटल डेवलपमेंट और बहुत असर होता है इसका, तो डेफिनेटली ये सारी यानी एक प्रूवन चीज़ें साइंसी बुनियाद पर के बच्चों के जहन पर और उनकी जो नशोनुमा है जिस्मानी, उस पर भी असर पड़ता है। और बिलखुसूस आंखों के हवाले से तो अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा जितना, उतना ज़्यादा नज़र के कमज़ोर होने का चांस भी है। और क्योंकि अब तो तकरीबन हर वक्त स्क्रीन के साथ ही जुड़े रहते हैं लोग, और बाज़ दफ़ा अब बच्चे स्कूल वाले भी जो होमवर्क भी वो भी थ्रू मोबाइल ही भेजते, बिल्कुल। और इस तरह जो है यानी ये इस वजह से माइनस नंबर जो है जिसे हम मायोपिया कहते हैं, इसकी बहुत तेजी से यानी इसमें इजाफा हो रहा है। और बाज़ मुल्कों में तो 70 से 80% बच्चे जो हैं वो इसका शिकार है। हमारे यहाँ भी 10 से 15% बच्चों को ये मायोपिया की या ये नजर की कमी का, और हमारे एक मसला और भी तो है ना कि आपने जो कहा कि 10 से 15% मायोपिया का शिकार हैं, क्योंकि बहुत सी तादाद ऐसी होगी जिनको पता ही नहीं होगा कि वो मायोपिया से मुतासिर हो चुके हुए हैं। ये तो हम वो बता रहे हैं आपको जो स्कूल के अंदर हमारा आदाद शुमार है, और जो स्कूल में आते नहीं बच्चे उनका हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मेंटली, विजुअली, फिजिकली ये हमारे बच्चों के डेवलपमेंट पर बहुत ख़तरनाक असरात हैं इसके। और उसके हवाले से इसके अलावा जो है देखिए, जब आप एक तो नज़र कम होगी, दूसरा इसकी लाइट जो है वो भी डेवलपमेंट जो है ब्रेन के डेवलपमेंट पर उसके असरात हैं। और अगर इस वाले मामले में काफ़ी दफ़ा ये भी आया कि मोबाइल जो है इसका इस्तेमाल से कोई ट्यूमर्स एटसेट्रा या कैंसर की बात हो, ऐसी फ़िलहाल इस पर कोई यानी ये एस्टेब्लिश बात नहीं है, लेकिन मुमकिन है फ्यूचर में कुछ पता लगे फिर। लेकिन आंखों के ऊपर जरूर इसके असरात हैं। और फिर ज्यादा जब आदमी इस पर जो भी स्क्रीन, बच्चा हो या बड़ा, जब स्क्रीन टाइम ज्यादा देगा तो मायोपिया के अलावा और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मसलन ये यानी जिस्म के अंदर दर्द, सर में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द। और फिर उसके अलावा अब तो यानी उन्होंने देखा है कि ये उन्होंने एक्सरे करके देखा है, ये पुरानी बात है, नई बात नहीं, एक्सरे करके देखा है कि जो हड्डियों की जो
जो बनावट है वो भी चेंज हो रही है। सर को झुका के हर वक्त इसके साथ जुड़े रहने की वजह से तो सर्वाइकल और ये इश्यूज जो हैं वो बच्चों को बहुत छोटी एज से जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ड्राई आईज, आंखें जो खुश्क होती हैं बच्चों की, ये भी क्या मोबाइल की वजह से होना शुरू हो जाती है? क्योंकि हम देखते हैं कि फोन यूज कर रहे हैं बच्चे, आंखें मल रहे होते हैं। जी 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 बिल्कुल सही फरमाया। ये जो अगर आप गूगल करें तो सब देख सकते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहलाता है ये जो है, यानी जब आप देखते हैं स्क्रीन टाइम, इस पर स्क्रीन पर देखते हैं, कोई भी स्क्रीन हो, ज्यादा वक्त लगाते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग जो है, यानी आंख की पलकों के झपकने का जो यानी अमल है वो मुतासर होता है और पलकों ये ब्लिंकिंग स्लो हो जाती है। जब स्लो होती है तो आंखें ड्राई हो जाती हैं और ड्राई होने से सारे जो है मसाइल पैदा होते हैं, जिससे आंखों में दर्द, चुभन, पानी का आना और ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। और डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरह आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्मार्टफोन को या लैपटॉप को, वो भी मैटर कर रहा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मुनासिब रोशनी नहीं है कमरे में, या आप लेट के बिल्कुल टेढ़ा सा आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, या एक बच्चे ने फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे बहन भाई ने साइड से अपना एंगल सेट किया हुआ है कि मैं भी तो कुछ देख लूँ, कुछ कॉन्टेंट मिस ना हो जाए मेरा। तो ये जो रॉन्ग साइड से देख रहे होते हैं, मुनासिब तरीके से नहीं इस्तेमाल करते, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? जी बिल्कुल, ये सारी चीजें काउंट करती हैं कंप्यूटर विजन में। मसलन इसीलिए एक तो ये है कि हमारा जो एंगल है गर्दन का, वो कैसे हम देख रहे हैं वो हमारे गर्दन पर असर करेगा। उसके बाद अगर बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और सिर्फ आप स्क्रीन की रोशनी में देख रहे हैं, उससे भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचेगा। और उसके अलावा जो है, जितनी जो है देर तक आप देखते रहेंगे, ब्लिंकिंग नहीं होगी, तो उस वजह से जो है ड्राई आई भी होगा। और ये सारे जो है चीज़ें रिजल्ट करती हैं इसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में। इसके लिए फिर यानी बड़ी एस्टैब्लिश बातें हैं, अब ये प्रूवन है कि अब आपको एक तो बच्चों को अब ये इस्तेमाल अब रोकना कितना मुश्किल है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की कम से कम रोजाना 2 घंटे, ये जो है अब साबित हो चुका कि ये जरूरी है। अगर हम बच्चों की आंखों की सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, उनकी 2 घंटे आउटडोर बहुत जरूरी है। और उससे सनलाइट भी, और उसमें जो विटामिन डी है वो भी, और इटसेल्फ आउटडोर। अब देखिए एक स्टडी हुई है ग्रीनरी के हवाले से भी, जब बाहर जब जाते हैं चाइना में, उन्होंने उन स्कूलों, जिन स्कूलों के इर्द गिर्द ग्रीनरी ज्यादा थी, उनके बच्चों को कंपेयर किया, और जिन स्कूलों के इर्द गिर्द ग्रीनरी ज्यादा नहीं थी, सब्जा ज्यादा नहीं था, उनके साथ उन्होंने कई साल कंपेयर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन स्कूलों के अंदर ये ग्रीनरी ज्यादा है, ओपन माहौल ज्यादा है, वहां पर यानी ये सब्जा ज्यादा है, वहां पर जो है मायोपिया या ये जो नजर की कमी जो है उसका अमल बहुत स्लो था निस्बत उन स्कूलों को जिनमें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीखें इससे, बच्चों को हम ये प्रैक्टिस कराएं कि बाहर निकालें। ये बहुत जरूरी है, ये मस्ट है, ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये बच्चों के साथ बाहर जाएं, जरा खेल कूद कराएं, बच्चों को पार्क में लेके जाएं। डॉक्टर तो ये बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमको कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।